सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि स्क्रीन पे जो भी फोटो दिया है वो एक बार आप गौर से देखिए। हमारे लाइफ के 3 अलग-अलग स्टेज दिए गए हैं। अभी हम जो स्टेज में हैं, वहाँ हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों है, बट पैसे नहीं है। बाद में सेकंड स्टेज में जब हम जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास पैसे और एनर्जी रहेंगी, बट टाइम नहीं रहेगा। और जब हम ओल्ड स्टेज में जब चले जाएंगे, वहाँ हमारे पास पैसे और टाइम रहेगा, बट एनर्जी नहीं रहेगी। तो आज जिस स्टेज में हम हैं, जहाँ हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों है, तो उस दोनों का यूज करके हम अपने लाइफ में ऐसे कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं जो हमारे बाकी दोनों स्टेज में हमें हेल्प करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट टू डू आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। एक बीटेक वाला बंदा जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके बाद उसके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो वो परस्यू कर सकता है, ये थ्रू आउट प्रेजेंटेशन जानेंगे। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आउटलाइन देख लेते हैं हमारा प्रेजेंटेशन का कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर बीटेक के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो मैं परस्यू कर सकता हूँ, और बाद में हर एक ऑप्शंस के कुछ डिटेल जानेंगे। तो एक अवेलेबल ऑप्शंस क्या है कि मैंने सारे अवेलेबल ऑप्शंस को इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले है जॉब, दूसरा है हायर स्टडीज और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। जॉब के बारे में अगर बात करूँ, वो तो एक इंजीनियर का ड्रीम होता है 4 साल की पढ़ाई के बाद कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल पाए। ये हर किसी का ड्रीम होता है और काफ़ी लोग वो अचीव कर भी पाते हैं। दूसरा सबसे अच्छी जो एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आप हायर स्टडीज़, जिसमें आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या किसी IITs NITs से आपका हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको PhD के लिए जाना है तो वो आप उसमें परस्यू कर सकते हैं। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूँ, जो भी स्पॉटलाइट में टर्म है, क्योंकि आप जब भी अगर बाहर जाओगे, हर दूसरा बंदा अगर क्वेश्चन पूछोगे कि आपको क्या करना है, तो वो तो यही बोलेगा यार मुझे एंटरप्रेन्योर तो बनना ही बनना है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल्स। उसके पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर मुझे जॉब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और अदरवाइज मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर मेरा एम जॉब है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बीटेक के बाद जॉब करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो होता है कॉलेज प्लेसमेंट। मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ, अलग अलग कंपनीज आएंगी, उस किसी भी जो भी मुझे कंपनी अच्छी लगी उसके प्लेसमेंट में बैठ जाऊंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके लिए मुझे सर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि प्लेसमेंट कॉलेज में आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मैं ऑफ कैंपस के बारे में बात करूँ, वहाँ पे यार बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जब कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट की बात आती है, तब हमें अराउंड 60-70 लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। बट ऑफ कैंपस की बात करूँ, वहाँ पे 600-700 लोग होते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर मैं किसी PSU में जाना चाहता हूँ, तो यार मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा किसी अच्छे से PSU में जॉब पाने के लिए। और अगर मैं हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता हूँ बीटेक के बाद, तो एक गेट एंट्रेंस एग्जाम होती है और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो क्लियर करके और इंटरव्यू क्लियर करके मैं उसमें जा सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते डिटेल ऑप्शन नंबर 1 के बारे में, जो कि है हायर स्टडीज। अगर मैं हायर स्टडीज में जाना चाहता हूँ, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो मेरे लिए खुल जाएंगे, जैसे कि MTech, MS, MBA और PhD। ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें मैं अपना हायर स्टडी परस्यू कर सकता हूँ। तो हर एक के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल जानते हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर MTech करना चाहूँ, तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो मैं परस्यू कर सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। ये कुछ कन्वेंशनल ब्रांच है। साथ ही साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ऑफशोर, सितारा, ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, अगर स्कोप के बारे में बात करूँ, तो कन्वेंशनल ब्रांच का स्कोप तो कभी खत्म नहीं होता, बट वो शिफ्ट होते रहता है। जैसे कि अगर मैं 10 साल पहले की अगर बात करता चलूँ, तो 10 साल पहले आप अगर किसी से पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो वो हमेशा सजेस्ट करता कि आप यार स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। अगर वही मैं आज की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तो आप अगर आज कंडीशन में पूछोगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग सजेस्ट करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये सजेस्ट करेंगे। बट वही अगर मैं 10 साल या 15 साल बाद के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो तब जाके ये जो
अनकन्वेंशनल ब्रांच है जैसे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, इनका स्कोप आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि एरोनॉटिक्स है, ऑफशोर है, सितारा, इनकी स्कोप आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है। और एडवांटेज भी क्या रहेगा ये परस्यू करने के, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रांचेस जैसे कि स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, जियो की, इसमें कंपटीशन बहुत रहेगा और गेट स्कोर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए अगर मुझे इसमें सिलेक्ट होना है। ऊपर से गेट स्कोर तो चाहिए ही चाहिए, बाद में जब मेरा इंटरव्यू कॉल वहाँ आ जाएगा, उसके बाद हर एक आईआईटीज में जाने के बाद कुछ पेपर कंडक्ट होते हैं, वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। पेपर क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी मुझे क्लियर करना है, उसमें मुझे अगर सिलेक्ट होना है तो। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इंटरडिसिप्लिनरी की, तो वहाँ पे पहले ही गेट कट ऑफ कम लगता है उसका। बाद में जो भी सिलेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पेपर नहीं होता, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू में आप कैसे बात करते हो, सारा सब कुछ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। इसीलिए ये एक बहुत एक अल्टरनेटिव हो सकता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम जितने ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रखेंगे, रहेंगे हम मेरे लिए अवेलेबल, उतनी ज़्यादा चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे किसी में भी सिलेक्ट होने के लिए। देखिए मैंने अगर मेरे ऑप्शन ही रखे 5, तो यार मेरी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसी को 5 को अगर मैंने 50 कर दिया तो मेरी पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन वो बढ़ जाएगा। तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं और बिल्कुल डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका गेट स्कोर कम भी हो गया तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जिसमें आप अपना हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आता है एमएस। एमएस का सबसे बढ़िया एडवांटेज जो होता है वो होता है उसका कट ऑफ। अगर मैं एमटेक के बारे में, एमटेक के साथ अगर इसको मैं अगर कंपेयर करूं, तो एमटेक में जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा हाई लगता है कंपैरेटिवली एमएस। और एमएस का सबसे बढ़िया एडवांटेज जो होता है, अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड हो और आपको अगर आगे चल के पीएचडी ही करना है, तो इस कोर्स में आप आ सकते हो, क्योंकि इसका एडवांटेज बहुत ये रहेगा कि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको थ्रू आउट 2 साल एक रिसर्चर के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है, उसको मदद करना पड़ता है उसके रिसर्च में, जो एक स्किल आपको 2 साल में डेवलप कर देगी, जो आपको आगे चल के आपके पीएचडी में बहुत हेल्प कर सकता है। और काफी लोगों अगर आप काफी लोगों से अगर बात करते हैं यार मुझे एमएस करना है, तो वो बोलते हैं यार आपको अब्रॉड ही जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं। इंडिया में भी काफी आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बैंगलोर, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको इंडिया में एमएस प्रोवाइड करके दे रही है। इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी कि आप अपने कंट्री के और अपने कॉलेज के एक बेस्ट रिसर्चर के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद है एक एमबीए, जो काफी फेमस एक हायर एजुकेशन है, क्योंकि अगर हर दूसरे बंदे को ये चीज पता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर मुझे कुछ प्राइवेट जॉब में जाना है, बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म में जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो मुझे एमबीए करने जरूरी पड़ेगा। क्योंकि एमबीए में क्या होता है, वो आपको पढ़ाते हैं कि आपको मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज कैसे करना है। एचआर में अगर आपको जाना है तो आपको एमबीए करना कंपलसरी है। इसीलिए जो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज या फर्म्स होते हैं वो देखते हैं कि कोई अगर एमबीए करके हो तो वो उनको पहले रिक्रूट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है कि जो भी बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, उसको एनालाइज करना है, कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एमबीए में पढ़ाई जाती है। ये इसलिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है पर्सन के पास, और वही एडवांटेज को ये बड़े बड़े कंसल्टेंसीज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, कि उन्हें ऑफर देते हैं कि आप हमारे कंसल्टेंसीज में आइए और काम कीजिए। पीएचडी, अगर सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैं डायरेक्ट अगर पीएचडी करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। शर्त है कि आपको गेट एक क्लियर करना पड़ेगा। एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि गेट में आपका एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए। और फायदा इसमें क्या है कि कंपेयर करूँ जैसे एमएस, एमटेक और गेट डायरेक्ट पीएचडी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एमटेक में आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा चाहिए, एमएस में उससे कम, और पीएचडी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, एटलीस्ट आप गेट क्लियर हो। सबसे ज्यादा इसमें फोकस करते हैं कि आपका एकेडमिक्स कैसा है। अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और आपने गेट क्लियर कर लिया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा सब कुछ डिपेंड रहेगा आपके इंटरव्यू में कि आप अपने इंटरव्यू कैसा दे रहे हैं। ये काफी सारे इंडिया में आईआईटीज है, एनआईटीज है, आईआईसी बैंगलोर भी है जो आपको डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करती है आफ्टर बीटेक। अगर आप मैनेजमेंट में भी अगर जाना चाहते हो तो आईआईएम भी ऑफर करता है पीएचडी, जिसका खाली नाम है एफपीएम, जैसे कि फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये एक अगर आप
मैनेजमेंट में घुसना चाहते हो तो आप इसमें भी ऑफर कर सकते हो। लेकिन सारे सब कुछ अगर हायर स्टडीज के लिए आपको अगर जाना है, जैसे कि एमटेक, एमएस और पीएचडी के बारे में अगर बात करूं, तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम, अगर मैं एमटेक, एमएस और पीएचडी के बारे में बात करूं, तो आपको गेट जो एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, वो आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है। और अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो आपको कैट और जीमैट, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम अच्छे तरह से क्लियर करके करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप बाहर जाना है।